पिछले चैप्टर में, पहला जो चैप्टर था इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप लिखेंगे यहां से इन द लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको ऑरेस्टेड लॉ बताया। ऑरेस्टेड ने, है ना, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था कि यदि किसी वायर में आप करंट फ्लो करते हो तो उसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक निडल रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी वायर में करंट फ्लो कराते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो दिया था वो बायो सेवार्ट ने दिया था कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगी। ये बायो सेवार्ट लॉ था। तो इस नियम के हिसाब से, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है करंट कैरिंग वायर की हेल्प से। समझ में आई बात? क्लियर है क्या बात? तो ये जो कहानी बताई थी ये 1820 के आसपास बताई थी। समझ आई बात? 1820 में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और बायो सेवार्ट्स लॉ आए थे आसपास, है ना। फोन में मेरे फोन में भी होगा या अपने फोन में भी होगा। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट और बायो सेवार्ट लॉ ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब देखो, एटीन 1831 में माइकल फेराडे, MICHAEL, माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी ने ये बताया कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स पॉसिबल कैसे है? यहां पे तो करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है। क्या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट प्रोड्यूस की जा सकती है? हाँ, ध्यान से सुनना भाई। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये बताया था ऑरेस्टेड और बायो सेवार्ट ने 1820 में। उसके 1831 में माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी ने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करके किसी वायर में करंट भी चलाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। क्लियर है क्या बात? तो देखो उसने, है ना, मैं लिख देता हूं यहां पे, they told that if magnetic field is produced, magnetic field can produce current in the loop और क्लोज्ड वायर। क्लियर है क्या बात? ये किसने बताया था? जोसेफ हेनरी और माइकल फेराडे ने। और इसको उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में लिखा था, है ना, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में लिखा था। तो उन्होंने माइकल फेराडे और जोसेफ हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि जो चेंजिंग, they told that if magnetic field is changing, चलो ठीक है, magnetic field can produce current in the loop or closed wire if
इट इज चेंजिंग, है ना, इफ इट इज चेंजिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट बाय फॉलोइंग 3 एक्सपेरिमेंट्स। 3 एक्सपेरिमेंट किए थे उसने। तो मैं सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था, है ना। कॉपी कर लो जरा एक बार इसे। देखो भाई, जैसे जैसे मैं चित्र बनाऊंगा आप भी सुंदर से चित्र बना लेना, है ना। बोर्ड पे देखो जरा। तो उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए। तो 3 एक्सपेरिमेंट में लिखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या किया, उसने एक लूप ली, क्लोज लूप ली उसने ऐसे करके, और इस लूप को उसने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। ये गैल्वेनोमीटर है, ऐसे कनेक्ट कर, सही है भैया। ये क्या है, लूप। और उसने क्या किया, उसने इसकी एक्सिस पर, ये एक्सिस है, यहां पे उसने एक मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया। आगे क्या बात समझ में? बोलो भाई। उसने क्या किया कि एक लूप ली, लूप लेकर के उससे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ऐसे करके गैल्वेनोमीटर लगा दिया। और क्या किया उसने, इस मैग्नेट को इस लूप की एक्सिस के अलोंग लाया और पीछे करा। तो पता है क्या है, पता क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। बताओ, नहीं आई बात समझ में? अगर जो उसने इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में लाया तो क्या हुआ, देयर इज डिफ्लेक्शन फाउंड इन द गैल्वेनोमीटर, है ना। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। तो इसे लिख लो, मैं लिख लेता हूं, लिखो इफ, ऐसे पॉइंट बना के लिख लेना, इफ मैग्नेट is bound towards the loop, हेलो, हाँ बेटा आज ट्यूशन, हाँ ट्यूशन नहीं आज है ना मैथ्स का, हाँ साइंस का है ना, हाँ चलो, हाँ 3 मैं लिख देता हूं, आप भी लिखें। इफ मैग्नेट इज बाउंड टुवर्ड्स द लूप देयर इज डिफ्लेक्शन in the
गैल्वेनोमीटर, सही है। सही है। ऑल्सो इफ मैग्नेट is taken away from the loop, magnet is taken away from the loop, then deflection is found, deflection in galvanometer is found in opposite direction, is found in opposite direction, है ना। अगर जो आप नॉर्थ को इसे यूं ले जाते हो तो यहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया जाता है। यदि आप इस मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो जो इसमें डिफ्लेक्शन होता है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब देखो, अगर जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब यहां पे करंट ही फ्लो हुई होगी, तभी इसमें डिफ्लेक्शन आया है। बताओ जरा, बिना करंट के तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का नहीं है। और जबकि इस पूरे सर्किट में कोई भी सोर्स ऑफ पावर यानी कि कोई बैटरी लगी हुई नहीं है और इसमें करंट आ गया, तो किसकी वजह से आया? मैग्नेट को इसके पास ले जाने की वजह से इसमें करंट आ गया। मैग्नेट को इससे दूर ले जाने पर भी इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है बदल जाती है। आगे बात समझ में? तो ये उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। साथ में केवल ऐसा ही नहीं है कि मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तभी इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर जो मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और लूप को इसके पास लाते हैं तो भी इसमें डिफ्लेक्शन पाया जाता है। क्लियर है क्या बात? क्या कह रहा हूं मैं? केवल मैग्नेट को इसके पास लाने से ही इसमें डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया, बल्कि इसे फिक्स रखते हैं और लूप को इसके पास लाते हैं तो भी इसमें डिफ्लेक्शन पाया जाता है। लिख लेंगे, इफ मैग्नेट is at rest and loop is bound, loop is moving towards magnet, there is also deflection in the galvanometer, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर भी पाया जाता है। आ गई क्या बात समझ में? ये बात ठीक है भाई, कॉपी करो जल्दी से। तो डिफ्लेक्शन पाया जाता है, इसका मतलब ये है डिफ्लेक्शन है। चाहे आप मैग्नेट को लूप के पास लेकर के आओ या लूप को मैग्नेट के पास लेकर के आओ, तो फेराडे ने बताया कि डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है। आगे बात समझ में भाई?
क्लियर है क्या बात? इसका मतलब ये है कि देयरफॉर, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर फ्लो ऑफ करंट, है ना, फ्लो ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड लूप। इसका मतलब यह है कि या तो आप नॉर्थ, इसे मैग्नेट को इसके पास लेकर के आओ, इसे लिख लेना मैग्नेट, है ना, या लूप को इसके पास लेके आओ या दूर लेके जाओ, मतलब कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। या दोनों को, या तो आप दोनों को हिलाओ, एक को हिलाओ, इसे हिलाओ, जिसे भी हिलाओगे तो इसमें डिफ्लेक्शन पाया जाता है। इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट, यानी इसमें जो करंट का प्रवाह है, फ्लो है, इट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड लूप। क्लियर है क्या बात? ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। बना लो इसे। अब मैं आपको इसमें समझा देता हूं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या था। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। थोड़ा सा चित्र आपको अच्छा सा ही बनाना पड़ेगा। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। दिशा का सेशन कट गया। चलो वेरी गुड। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने क्या किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय करंट कैरिंग लूप। क्लियर है क्या बात? अब यहां पे जो मैग्नेट थी उसे हमने रिप्लेस कर दिया एक करंट कैरिंग लूप से, है ना। तो इसमें करंट फ्लो होने लगी ऐसे करके, करंट ऐसे फ्लो होने लगी, यूं करके, ऐसे करके, यूं करंट फ्लो हो गई भाई। इसमें आई, बोलो, ऐसे करके आई फ्लो हो गई। तो सेम एक्सपेरिमेंट किया उसने। कैसे कि अब की बार क्या किया, इस लूप को पकड़ा उसने। इसमें तो गैल्वेनोमीटर लगा था ऐसे करके, है ना भाई। इसमें तो उसने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। क्लियर है बात? और एक करंट कैरिंग लूप ले ली, बैटरी लगा दी और लूप में करंट फ्लो करा दिया। तो इसने इस लूप को क्या किया, आगे की ओर ले गया, क्या किया, पीछे की ओर ले गया। ऐसे मोशन कराया, आगे पीछे करा, है ना। ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो फिर से इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन लूप 1 एंड लूप 2, ऐसे लिख लेंगे लूप 1 एंड लूप 2। रिलेटिव मोशन का मतलब या तो इसे फिक्स करो, इसे आगे पीछे करो, या इसे फिक्स करो, इसे आगे पीछे फिक्स करो, तो इसमें डिफ्लेक्शन पाया जाता है ना। देन देयर इज अगेन डिफ्लेक्शन in same pattern as found in experiment number 1 experiment number 1
when there is relative motion between loop 1 and loop 2. क्लियर है क्या बात? There is relative motion between loop 1 and loop 2. सेम टाइप का डिफ्लेक्शन पाया गया. There is again deflection in galvanometer in same pattern as found in experiment number 1. कॉपी कर लो तेजी से. फिर से डिफ्लेक्शन पाया जाता है. है ना भाई बात? ये है बात. यानी कि इस वाली करंट में, इस वाली लूप में करंट फ्लो करा दो और यहां पे बताओ गैल्वेनोमीटर बिना किसी पावर बैटरी के इसके अंदर करंट आ जाता है. ये है. जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर. वेरी गुड. अब देखो तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2. ठीक है. अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बताता हूं. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था कि इस लूप को, ये जो लूप है हमारी, ऐसे करके गोल गोल लूप है ना, और इस लूप से क्या लगा हुआ है हमारा गैल्वेनोमीटर. तो एक काम करते हैं, अब चित्र तो आप अपने आप से ही बनाना, मैं तो यहीं पे बना देता हूं और यहां पे बस क्या लगा देता हूं, कुंजी लगा देता हूं की. बस ये डिफरेंस है पिछले और इस एक्सपेरिमेंट में. सही है भाई? आई हटा देते हैं थोड़ा बहुत यहां से. तो आप इसे समझना, मैंने एक स्विच लगा दिया. स्विच, इसे आप स्विच भी बोल सकते हो और की फॉर के भी बोल सकते हो, है ना. ये बना लो ऐसे करके. और उसने इस स्विच को इस तरीके से लगा दिया. अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, इसे हटा देते हैं, आप एक बार फिर से बना लेना. उसने ये पाया कि गैल्वेनोमीटर में जब तक की ओपन है ना, इफ की इज ओपन, जब तक की ओपन है तो इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही, है ना. देन जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही और रिलेटिव मोशन भी कराया, मतलब रिलेटिव मोशन छोड़ो, बस की ओपन है और ये दोनों फिक्स है, ये भी फिक्स्ड है, कोई मोशन नहीं करा रहे हम, और ये भी फिक्स्ड है. ध्यान रखना इस केस में. तो की ओपन है, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो डिफ्लेक्शन फाउंड, नो डिफ्लेक्शन फाउंड. थोड़ा तेजी से बना लेना भाई, ऐसे नहीं है कि चित्र नहीं बनाओगे. कॉपी करो, यहां तक चित्र बनाओ इसे थर्ड वाले को.
ये लूप तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये वाली, और ये लूप है वर्टिकल प्लेन में रखी हुई। सर्किट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकल प्लेन में है। बना देना। क्लियर है क्या बात? अब देखो की ओपन है तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसमें कोई करंट भी नहीं है। ध्यान से सुनो, जैसे ही उसने की को क्लोज करता है तुरंत से यहां पे डिफ्लेक्शन आ जाता है। जैसे ही की को स्विच ऑन करते बंद करते हैं तो यहां पे डिफ्लेक्शन फाउंड होता है। as soon as switch K is closed, there is deflection in the galvanometer. But ध्यान देखो, but after some time there is no deflection in galvanometer। कहने का मतलब बोर्ड पे देखो, जैसे ही स्विच को बंद करा तब तो तुरंत के तुरंत डिफ्लेक्शन था, अब बंद करके छोड़ दिया तो करंट तो फ्लो हो रही है इसमें, लेकिन इसमें फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। आ गई बात समझ में? केवल और केवल करंट फ्लो होने की वजह से डिफ्लेक्शन नहीं होता है ना? ये एक्सप्लेन करेंगे। कॉपी करो तेजी से फटाफट, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। तुम्हारा सिलेबस तेजी से भी करना है, इसलिए बता दिया करो भैया कॉपी कर लिया नहीं कर लिया। मैं पूछता ही रहता हूं तुम लोगों से। वेरी गुड। कोई भी बोल देगा तो मैं पढ़ाने लग जाऊंगा, है ना? देखो, लेकिन देखो स्विच बंद कर, जैसे ही स्विच बंद करते हैं तो डिफ्लेक्शन पाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसे फिर से खोलते हैं तो भी यहां पे डिफ्लेक्शन पाया जाता है। इफ स्विच यानी की स्विच SWITCH switch K is open, there is deflection in the galvanometer, and after some time no deflection in galvanometer, फिर से उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। समझ में आती है बात? फिर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता सर। और ध्यान से देखो, इस प्रोसेस के दौरान बोर्ड पे देखो, ये तीनों एक्सपेरिमेंट में यदि मैं इसके बीच में, ये वाली लूप है ना, ये इसके बीच में यहां पे एक लोहे की रोड डाल दूं, लोहे की रोड, समझे? यहां पे इसके कुंडली के बीच में, ये जो लूप है ना इसके बीच में क्या है, ये आयरन रोड। यदि मैं डाल देता हूं और सारे एक्सपेरिमेंट दोबारा से करता हूं तो इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, यानी कि इसमें करंट बढ़ जाती है। ऐसा भी पाया गया है ना? ऐसे लिखेंगे, इन ऑल अबव 3 experiment
free experiment. If an iron rod is inserted, if iron rod is inserted in loop 1, deflection in the galvanometer is increased. डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाता है. डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है. लोहे की रोड में डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? खूब डिफ्लेक्ट. लोहे की रोड डालने की वजह से डिफ्लेक्शन भी बहुत बढ़ जाता है. देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं. आप देखो इसमें ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर से एक कॉइल कनेक्टेड है ना. और इस कॉइल में यदि आप मैग्नेट डालते हो ऐसे करके तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है. समझ में आई बात? तो ये है, तो ये मैंने बताया है. समझे? हाँ, तो अब देखो वैसे तो इसकी कहानी बाद में शुरू होगी, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूं. जैसे अभी इस एक्सपेरिमेंट में देखा आपने कि इस कॉइल से संबंधित, इससे कॉइल से लिंक फ्लक्स, ध्यान से देखना हो क्या रहा है बेसिकली. ये कैसे बताएंगे आगे कि इसमें डिफ्लेक्शन क्यों पाया जाता है ना. मैं इसे मैग्नेट से ही रिप्लेस कर देता हूं. ध्यान देखो, जैसे एक ये क्लोज सर्किट था. अब इस क्लोज सर्किट में कोई बैटरी तो है नहीं जिससे कि करंट फ्लो हो. तो यदि हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट, तो मैग्नेट को जब हम पास लाते हैं तो मैग्नेट में से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे करके यू करके निकलती है. आगे बात समझ में? इसे बनवाऊंगा मैं बाद में, लेकिन फिर भी अभी आपको मैं समझा देता हूं. जब हम इस मैग्नेट को पास लाते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये दूर होगी, ये मैग्नेट दूर होगी, तो इससे लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं, कम होती है. जैसे जैसे आप इसे पास लाओगे तो इससे लिंक फ्लक्स बढ़ती जाती है, तो फ्लक्स चेंज होती है इस लूप के एरिया से. तो यहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है. केवल ऐसा नहीं है कि फ्लक्स की संख्या बढ़ाने पर ही इसमें डिफ्लेक्शन आता है, नहीं. अगर जो आप इसे दूर ले जाओगे तो पहले तो ज्यादा फ्लक्स थी, ज्यादा फील्ड लाइन थी, अब फील्ड लाइन कम हो जाएंगी और डिफ्लेक्शन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगा, यानी करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. यानी कि ऐसे करोगे तो करंट ऐसे फ्लो होगा और यदि इधर जाओगे तो करंट इधर फ्लो होगा. समझ में आई बात? दूसरी बात, मैग्नेट केवल जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है केवल परमानेंट मैग्नेट से ही नहीं जनरेट हो सकती. इसे हम जनरेट कर सकते हैं एक करंट कैरिंग कॉइल से भी. नहीं आई बात समझ में? अरे करंट कैरिंग कॉइल से भी तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में है ना, साइंटिस्ट ने क्या किया कि परमानेंट मैग्नेट की जगह क्या ले लिया, एक लूप, एक करंट कैरिंग लूप ले ली.
और इस लूप को आगे पीछे रिलेटिव मोशन कराया, यानी कि इससे लिंक फ्लक्स को चेंज कराया, तो भी यह गैल्वेनोमीटर सेम पाया जाता है जैसा कि मैग्नेटिक बार के द्वारा पाया जाता है। आ गई बात समझ में? फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था, ये थर्ड में, बस यहां पे क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। तो देखो जब ये स्विच ओपन था तो यहां पे कोई करंट ही नहीं थी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आएगी? तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने इसे स्विच को ऑन करते हो तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और इसके अंदर घुस जाती है ऐसे करके। तो पहले तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो थी, लेकिन इसे बंद करने के बाद यहां से जो करंट उत्पन्न होती है उसकी वजह से फील्ड प्रोड्यूस होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल चेंज हो जाती है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। दूसरी बात, यदि आपने इस की को बंद कर दिया तो फिर करंट जो है सेटअप हो गई। जब करंट सेटअप हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट हो गई तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल नहीं रही। तो मैंने क्या लिखाया, यदि आफ्टर सम टाइम देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो इसमें फिर से करंट कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि इसमें करंट तभी फ्लो हो सकती है जब इससे लिंक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो। लेकिन इसे तो आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये भी फिक्स है। यदि इस लूप को आप आगे पीछे करोगे तो इससे लिंक फ्लक्स चेंज होगी और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो फिर से क्या करते हैं, यदि मैं इसे ओपन कर देता हूं तो ओपन करने से पहले तो इससे लिंक फ्लक्स थी, लेकिन जैसे ही ओपन करा फ्लक्स कितनी हो गई? जीरो हो गई। तो यानी कि फिर से इसे ओपन करने के कारण इससे लिंक फ्लक्स में फिर से चेंज होता है, तो फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी क्लोज्ड लूप से लिंक फ्लक्स टाइम के साथ किसी भी तरीके से बाय एनी हाउ चेंज हो रही है तो इससे लिंक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया जाता है। बात समझ में आई? ये तो बात है। साथ में मैंने आपको बताया कि आयरन रोड रखने से भी इसमें डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहां पे लिख लो, इसके नीचे लिखो therefore, ऐसे लिखो therefore it is clear if there is changing flux, changing magnetic field line, there is changing magnetic field lines linked with loop 1, magnetic field line, number of magnetic field line linked with loop 1 by anyhow, then there is deflection in the galvanometer. सही है बात? This process is called this is called electromagnetic induction, और मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
हाँ भाई, सही है ना। तो ये बात है। तो हमें इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें पता लगेगी कि हम करंट बनाएंगे। अरे जनरेटर में करंट होती है ना, जनरेटर से जो करंट बनती है वो ऐसी तो बनती है। ये जनरेटर में जो लूप होती है उसमें तो मैग्नेट फिक्स होती है और इस लूप को आगे पीछे करते रहते हैं या रोटेट करते रहते हैं और यहाँ पे करंट आती रहती है। करंट में यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा दो आप ऐसे करके, समझे ना, बल्ब लगा दो बल्ब जलने लगेगा। आप अपने घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को, लूप बांधो बहुत सारी और मैग्नेट ले आओ और यहाँ पे एलईडी लगा देना और फिर उस मैग्नेट को आगे पीछे करना, तो इस एलईडी में क्या होगा, ग्लो करने लगेगी ये, समझे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हमें एक लूप से लिंक फ्लक्स को चेंज करना है टाइम के साथ। तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, करंट उत्पन्न हो जाती है। ये बात है, ये चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लक्स कि फ्लक्स होती क्या है ना। फ्लक्स मैंने यूज नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखा दिया। इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स है ना। फाई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में है ना। तो मैं लिख देता हूं, जैसे कि ये कोई एरिया है, एरिया सही है भाई। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कोई इमेजिनरी एरिया है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया कितनी होगी भाई, B डॉट A होती है। तो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा भी लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन B vector and A vector. This is the magnetic flux. आ गई क्या बात समझ में, सही है। ये हमने पहले भी पढ़ा था है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, और अभी भी पढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है क्या बात। ये फॉर्मूला तो हम तब यूज करते हैं जब व्हेन B क्या हो, कांस्टेंट हो। आ गई बात समझ में। इफ ऐसे लिखेंगे, इफ B इज वेरिएबल, V क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल होगा तो हम इस एरिया में, भाई B तो क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है B, है ना भाई, ऐसे करके। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा DA ले लूंगा, DA, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना BA और एंगल कितना है थीटा। तो क्योंकि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, लेकिन इस छोटे से एरिया में छोटी सी फ्लक्स तो मैं लिख ही सकता हूं। एलिमेंटल एरिया से लिंक एलिमेंटल फ्लक्स जो होगी वो B डॉट DA होगी। और यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं B डॉट DA का, तो ये आ जाएगी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट DA आ जाती है। क्लियर है क्या बात, ये है। कहीं कहीं पे टोटल फ्लक्स को B डॉट DS भी लिख रखा है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना भाई, दिस द डॉट प्रोडक्ट। कॉपी करो।
मैग्नेटिक फ्लक्स। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। अब देखो इसके बारे में लिखेंगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, सही है बात। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट वेबर यानी कि WB कहलाती है। इसकी यूनिट क्या कहलाएगी? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट जो कहलाएगी वो वेबर कहलाएगी। इसे WB से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि B तो टेस्ला में और ये किसमें है? मीटर स्क्वायर में, है ना भाई, टेस्ला मीटर स्क्वायर। दूसरी जो यूनिट हो सकती है इसकी, दूसरी जो यूनिट होती है, ये तो SI यूनिट हो गई, SI यूनिट। जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट जो होगी वो होगी वेबर की जगह हम लिखते हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल होती है। और टेस्ला की जगह क्या लिख लेंगे हम? गॉस। और मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट क्या होती है? गॉस। और एरिया में क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या रिलेशन? कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस होता है और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ध्यान करो कि मैक्सवेल और टेस्ला में, है ना भाई, कि ये वेबर, 1 वेबर जो होगा वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है, सही है बात। 1 वेबर, 1 वेबर का मतलब यहां से लिख लेना टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस, रफ में लिख लेना इसे, और मीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद आएगा 10 की पावर 8 गॉस मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर को 1 वेबर बोलते हैं और गॉस मीटर स्क्वायर को बोलते हैं हम मैक्सवेल। तो 1 वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। कभी ना कभी तो ये जेईई मेंस में जरूर पूछा जाएगा, आज नहीं 2 साल बाद, 1 साल बाद, है ना भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैक्सवेल और वेबर में रिलेशन। कॉपी कर लो। CGS यूनिट मैक्सवेल होती है। ओके, कॉपी कर लो। हाँ भाई, कर लिया बच्चों? अच्छा, अब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान से देखना कैसे हम करेंगे। हम सबसे पहले F = ILB, B का डायमेंशन फॉर्मूला F / I × L से, ये न्यूटन है, न्यूटन का होता है MA LT-2, I का होता है एम्पियर, लेंथ का होता है L। तो ये हो जाएगा B A - 1 T - 2।
क्लियर है क्या बात नहीं? ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले ये कॉपी करो, फिर फाई इक्वल टू बी इंटू ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देना। फ्लक्स का, फ्लक्स कौन सी फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इंटू ए। हाँ भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला बी इंटू ए। भाई ये क्या है? एरिया। कितना आएगा बी का? बी का तो मैंने ऊपर निकाला, और एरिया का कितना आया भाई? एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना भाई? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। से लिख लो तेजी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। कन्या में कॉपी बच्चों? यस। हाँ, अब देखो, ये तो हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स की बात। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली थी, ऐसे ही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकालनी है ना? तो लिख लेना फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। एम का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है। सही है ना? देखो इधर, जैसे कि सिंपल हम क्वेश्चन करते हैं, ये है एरिया, मान लिया ए है, ये बी है, और इसकी रेडियस आर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है नीचे की ओर, मान लिया ऐसे करके, तो नीचे की ओर है और इसकी लेंथ बी ऐसे, तो कितनी होगी भाई इससे फ्लक्स वन? अरे बी इंटू ए होगी बस। मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू द बोर्ड है ऐसे, तो बी इंटू ए, बी इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी इसकी, और इसकी कितनी हो जाएगी? बी इंटू ए हो जाएगी, बी इंटू ए भी हो जाएगी। ये फ्लक्स फाई बस। सही है ना बात? ट्राइंगल आ गया तो ट्राइंगल का निकाल देना, है ना भाई? ये कितनी है? ए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी भाई? फ्लक्स बी इंटू ए, बी इंटू, अरे ये इक्विलेटरल का एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर होता है ना? कैसे होगा? a √3/2 है ना? हाँ, √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा। मैं
देखो कर लो कॉपी, फिर मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। B इज इक्वल टू B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, है ना। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with surface as shown in figure, है ना। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये हमारी सरफेस ए और बी। इससे आपको लिंक फ्लक्स निकालनी है। पहला ये हो गया। दूसरा, मान लेते हैं ये x है, ये y है, और एक सरफेस ये है, सही है ना भाई। ऐसे करके मान लिया a हो गया, b हो गया, है ना। सेकेंड, थर्ड जो है मैं ऐसे बना देता हूं कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो जो एरिया है A और B रेक्टेंगल ऐसे है। तो सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 का अलग अलग आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, किधर की ओर कितना होगा। आगे बात समझ में। हाँ भाई, बताना इसकी, इससे लिंक फ्लक्स कितनी आएगी भाई फर्स्ट में। अच्छा, तो मतलब रफ में ये भी लिख लेना कि मान लिया ये एरिया है रेडियस का सर्किल, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यू करके, ऐसे है मैग्नेटिक फ्लक्स यू, इट इज लाइक दिस। तो बेटा कोई फ्लक्स बता सकता है इससे लिंक फ्लक्स कितनी होगी? अरे बता देना बेटा। बेटा रफ वाले का आंसर कौन बताएगा, कितनी फ्लक्स होगी? कितनी कितनी दोबारा बोलो। गलत बात है। और कोई बच्चा? जीरो जीरो, ये बिल्कुल सही बात है। अरे फ्लक्स होती है बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यूं, और बी वेक्टर कैसे है, ऐसे, और एरिया वेक्टर है ऐसे, ये ना। ये है एरिया वेक्टर और ये है बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहां पे थीटा है 90 डिग्री, इसलिए फ्लक्स इससे रिलेटेड होगी जीरो। लिख लेना इसे रफ में। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो कृपया करके इसे लिख लो, गलती हो सकती है किसी बच्चे से, तो फायदे में रहोगे।
अब इसी चीज का ध्यान रखते हुए आपको मैग्नेटिक फील्ड देख लो, मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पे है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है पहली बात तो, वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है तो कर डालो आंसर, कॉपी करो यहां तक और यहां पे कॉपी करने के बाद बोलना डन सर, फिर मैं साफ कर दूंगा इसे। वेरी गुड, देखो इधर, चलो लिख लिया भाई, लिख लो लिख लो। तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड, जीरो फ्लक्स होगी, यानी कि यदि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस का प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस का प्लेन एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर तो मतलब फ्लक्स लिंक उससे कितनी होगी, जीरो, क्योंकि फ्लक्स का मतलब है सरफेस को क्रॉस करना, है ना। जैसे ये है पहला वाला, यदि मैं केस लेता हूं, आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में कितना है भाई, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, आई बात समझ में। और यहां देखो एरिया जो हुआ इसका, ये तो A है, ये B है। अब ये जो B2 और B3 है ये तो इसके प्लेन में है। अरे B2 कैसे है भाई, B2 तो ऐसे है यूं करके, यूं इसके प्लेन में, ये B2 है y डायरेक्शन में। और B3 कैसे है, B3 ऐसे है, बोलो ऐसे करके, और B1 ही तो इसे क्रॉस कर रहा है U, तो जो इससे लिंक फ्लक्स होगी वो होगी B1 इंटू एरिया, और एरिया है हमारा AB, तो इससे लिंक फ्लक्स होगी B1 इंटू AB। सही है बात। एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये है कि मैं इसका एरिया वेक्टर निकाल लूं। जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा AB I कैप। जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा x दिशा में, क्योंकि ये कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर होगा इसका I प्लेन में। और मैं फॉर्मूला लगा दूंगा फ्लक्स का, कौन सा, B डॉट A। तो B की वैल्यू कितनी है, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, डॉट प्रोडक्ट एरिया क्या है, AB I कैप। तो I कैप तो बंद होता है, बाकी तो कितना हो जाएगा, J डॉट I 0, K डॉट I भी 0, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो ये B1 इंटू AB आ जाएगा, तो ये फ्लक्स आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही आसान है, कोई अलग तो है। कॉपी कर लो तेजी से।
सही है क्या बात भाई? हाँ भाई, सेकंड का आंसर बता सकते हो? सेकंड का आंसर इससे लिंक फ्लक्स। कॉपी कर लो पहले, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। चलो अब देखो, सेकंड के लिए जब हम बनाएंगे तो ये तो यहां पे है एक्स वाई जेड ऐसे, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो कितना होगा पता है? ए बी जे कैप, ए बी जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई? B1I, B2J एंड B3K कैप। तो इसलिए इसमें जो फ्लक्स आएगी B डॉट ए में B1I कैप, B2J कैप, B3K कैप डॉट ABJ कैप, तो यानी कि B2AB आ जाएगा। सही है भाई? ये हो जाएगा phi2, और जो phi3 है यहां पे होगा एरिया वेक्टर, इससे लिंक फ्लक्स B3AB हो जाएगा। समझे ना? एरिया वेक्टर इसका जेड डायरेक्शन में होगा, AB इंटू B3 आ जाएगा। कॉपी कर लो तेजी से। हाँ भाई, चलो तो मेरे ख्याल से फ्लक्स तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी आपको। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किया था उसी तरीके से करेंगे, है ना? अब देखो, फ्लक्स निकालना है अपना सबसे पहला स्टेप। इसमें फ्लक्स निकालना है कि हम फ्लक्स कैसे निकालें। सही है? दूसरा देखो, अब की बार मैं लिख देता हूं एग्जांपल, इफ B इज इक्वल टू, है ना, B नॉट प्लस B1x K कैप, यह है वेक्टर B। फाइंड फ्लक्स लिंक with surface ABCD as shown in figure। फिगर कैसी है भाई? ये हमारा क्या है? x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये साइड है हमारी A, ये साइड है हमारी B। इसे मान लेंगे हम A B C D।
अब हमें फ्लक्स बतानी है ना भाई, फ्लक्स बतानी। लिक्विड सरफेस एबीसीडी, रेक्टेंगल है, हाँ भाई कर लिया कॉपी, वेरी गुड। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है बी नॉट प्लस B1x, और जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ध्यान रखना। तो देखो क्वेश्चन का तो ऐसे लिखा रहने देना ना, आंसर यहां से लिखना, कभी क्वेश्चन और आंसर मिक्स कर दो। दोबारा से बनाएंगे हम, ये है हमारा z एक्सिस, x एक्सिस, ये है y एक्सिस, है ना। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है z डायरेक्शन में, ऐसे करके, या आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और z एक्सिस इधर है। तो यहां पे है ना भाई, थोड़ा सा यहां बनाते हैं हम ऐसे, है ना, यू करके, इट इज रेक्टेंगुलर, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये है z एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, z एक्सिस में ही है, तो बाहर की ओर है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यू बाहर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वेरिएबल है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, यू, जैसे यहां आ गए, ये आ गया, और पास में, और पास में, और पास में, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर तो है, लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा है x बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो भाई अगर जो मान लिया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता, और ये A होती, ये B होती, और मैग्नेटिक फील्ड B बराबर B नॉट K कैप होता, तो आंसर तो मैं तुरंत ही लिख देता फिर तो, कितना, B नॉट इंटू AB इज द आंसर। लेकिन अब की बार मैग्नेटिक फील्ड B नॉट प्लस B1x है, तो मैं क्या करूंगा देखो ध्यान से, यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ की एक एलिमेंट ले लूंगा, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लूंगा, तो इसका dA कितना हो जाएगा, इसका एरिया भाई a इंटू dx, a इंटू dx, ये तो इसका एरिया हो जाएगा। आ गई बात समझ में। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर, और यहां पे B एज ए फंक्शन ऑफ x ये लिख दूंगा, तो मैं d फाई तो लिख सकता हूं ना, d फाई B इंटू dx लिख सकता हूं मैं, B इंटू dx,
बी इंटू डी ए, बी इंटू डी ए। डी ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर भी ऐसे है, अरे बी वेक्टर भी आउटवर्ड है और डी ए वेक्टर भी इतना है, तो डी फाइव जो होगा, बी की जगह क्या लिख दूंगा, बी नॉट प्लस बी वन एक्स, डी ए की जगह क्या लिख दूंगा, ए इंटू डी एक्स। समझ में आएगा? तो जो टोटल फ्लक्स निकालनी है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप से लिंक फ्लक्स को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ए तो भाग b1x dx, तो ये आ जाएगी टोटल फ्लक्स। दूसरी बात, x की वैल्यू जो स्ट्रिप होंगी वो कहां से बननी चालू होंगी, ये यानी कि x बराबर 0 से कहां तक जाएगी स्ट्रिप, x बराबर b तक। तो लोअर लिमिट तो 0, अपर लिमिट हो जाएगी b। तो यहां देखो जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स b नॉट x b1 x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू b, पहले b रखेंगे b नॉट b b1 b स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस लगा करके 0 रखेंगे, फिर टोटल b नॉट b b स्क्वायर बाय 2 ऐसे कर देंगे। समझ में आई बात नहीं? ये है, इस तरीके से फ्लक्स निकालेंगे। जल्दी कॉपी करो तेजी से, जब कॉपी करना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड रिया, कर लिया बेटा कॉपी? हाँ चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, आज काफी पढ़ा दिया।